कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो ना? तो यही उम्मीद है कि सारे अच्छे रहे। लेकिन मुद्दे की बात अपनी ये है, एक मुद्दा ऐसा है कि मुद्दे की बात ये है, हम राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारी एक बेहतरीन से बेहतरीन एक सभ्यता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। बहुत बेहतरीन सभ्यता है। पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, आहड़, बागोर, गणेश्वर, कालीबंगा, ये सभ्यताएं बहुत महत्वपूर्ण होती है और फेवरेट क्वेश्चन है जिनसे उठते हैं। और क्योंकि ये फेवरेट हैं किसके? एग्जामिनर के। तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करें, इसकी सबसे पहले खोज की बात कर लेते हैं। तो एक आनंद आना चाहिए खोज की बात करते हुए। कालीबंगा की सभ्यता की जैसे ही बात करो कि काले कलर की आपको चूड़ियाँ मिल रही है तो आपको आनंद आना चाहिए। क्यों आनंद आना चाहिए? क्योंकि अम्लानंद आपकी क्या है? घोष इसके क्या है? खोज करता है। और कब करते हैं? 1952 में आनंद आता है। 1952 में आनंद आता है घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता आपके पहले सरस्वती नदी, कौन सी पहले सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी, इसके आपके बाएं तट पर हैं। किस तट पर हैं? बाएं तट पर हैं। और पीलीबंगा भी आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। कि जो हनुमानगढ़ जिला है मुख्यालय से आपके दक्षिण पश्चिम में आपकी क्या है दिशा में आपके ये सभ्यता स्थित हैं। कौन सा? कालीबंगा। कौन सा बंगा रे? कालीबंगा। तो कालीबंगा सभ्यता आपसे पूछ ले आधी रात को उठाकर कि भाई हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा की तरफ है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा पर है। ठीक है ना? और फिर भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग नई दिल्ली के निर्देशन में 1961 में क्या होता है? 1961 में बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, बीके थापर, बालकृष्ण थापर, जेपी जोशी जी, इन्होंने यहाँ पर 9 चरणों में उत्खनन कार्य किया। 9 चरणों में उत्खनन कार्य कर देते हैं जोशी जी, थापर जी और लाल जी। इनके बाद एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन इस उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। फिर कौन? एमडी खरे, एमडी से दूर है ना भाई, के एम श्रीवास्तव, एमपी जैन। पहले कौन थे? बीबी कौन सी थी? बीबी लाल, बीके थापर। और कौन है? जेपी जोशी। ये पहले थे 1961 में। ठीक है ना? और इनके बाद 9 चरणों के बाद एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव और एमपी जैन आ जाते हैं। 1919 में 1919 में एलपी टेसिटोरी ने अपने इटली के संक्षिप्त प्रवास के दौरान सर जॉर्ज ग्रेसन को पत्र लिखकर कालीबंगा से मिली 2 काल की वस्तुओं की खोज के विषय में सूचित किया। 1919 में टेसिटोरी ने ग्रेसन को पत्र लिखकर कालीबंगा से मिली 2 काल की वस्तुओं की खोज में विषय में सूचित किया। कालीबंगा के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर आपकी प्रथम जानकारी थी ये। और ये आपकी सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन मुख्य रूप से कांस्य युगीन है। कौन सी? कांस्य युगीन है। और काल के हिसाब से 3000 ईसा पूर्वी से 1900 ईसा पूर्वी। ओके, एक प्रारंभिक जो आपके पूर्व हड़प्पा काल का लगभग समय था 3000 से 2700 ईसा पूर्व, और फिर विकसित हड़प्पा काल आपके लगभग था 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्वी तक। तो 3000 से 2700, और फिर
2600 से 1900 ईसा पूर्वी। कार्बन 14 के अनुसार कालीबंगा का कालक्रम देखें। C14 के अनुसार 2350 ईसा पूर्वी से 1750 ईसा पूर्वी। ये किसके अनुसार? C14 के अनुसार कार्बन 14 के पद्धति के हिसाब से 5 स्तरों पर आपके इसका उत्खनन हुआ। 5 स्तरों पर आपके इसका उत्खनन होता है और कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर थे। कितने स्तर? 5 स्तर। और 2 स्तरों से आपके प्राप्त 2 स्तरों से तो आपके प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं और 3 स्तरों से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। पहले प्राक 2 स्तरों से, फिर आपके हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इनमें से 3 स्तरों का पुनर्निर्माण हुआ। कितने स्तरों का? 3 स्तरों का पुनर्निर्माण हुआ। और यह एक नगरीय, ये क्या? एक नगरीय सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का नगर है, जिसका नामकरण उत्खनन से आपके जो उत्खनन है उससे प्राप्त होती है काले रंग की चूड़ियाँ, जो पंजाबी भाषा के बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। तो इसके आधार पर पढ़ता है। और दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता जो साम्राज्य था उसकी तीसरी राजधानी बताते हैं, ठीक है ना। और कच्ची ईंटों से निर्मित मकान के कारण इसे दीनहीन की बस्ती कहते हैं। तो दीनहीन के नाम से बस्ती से आपके नाम से फेमस कौन? कालीबंगा। कौन सी बंगा? कालीबंगा। कालीबंगा नगर का आपके नियोजन देखें तो कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा हुआ था। 5 से 5.5 मीटर तक चौड़ी और समकोण पर आपके काटती हुई क्या थी? सड़कें थी। ओके। और सड़कों के किनारे क्या थी? नालियाँ थी और इसके विकास की परिचायक थी। सड़कें थी, सड़कों के किनारे पर क्या थी? आपके नालियाँ थी, जो रिजल्ट के बाद में काम आती थी इनके। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल में एक ही किला था। प्राक हड़प्पा काल था उसमें एक ही किला था, लेकिन विकसित हड़प्पा काल में कालीबंगा नगर के 2 अलग अलग हिस्सों में बंट गया था। पूर्वी टीला था। पूर्वी टीला, यहाँ पर साधारण बस्ती आपके साक्ष्य मिलते हैं, साधारण बस्ती के साधारण लोग पूर्वी दिशा में। और पश्चिमी टीला में आपके कौन से? इस टीले में आपके साधारण लोग नहीं रहते थे, यहाँ पर स्पेशल लोग रहते थे। और जिसमें दुर्ग के साक्ष्य मिले। पश्चिमी जो टीले थे वहाँ पर क्या मिले? दुर्ग के। स्पेशल लोग तो अब नॉर्मल तो रहेंगे नहीं, दुर्ग में रहेंगे। और दोनों टीले अलग अलग सुरक्षा जो प्राचीर थी उससे घिरे हुए थे। अलग अलग सुरक्षा प्राचीर थी, सेम प्राचीर नहीं थी, अलग अलग प्राचीरें थी। दुर्ग के जो पश्चिमी टीला उसकी बात करते हैं। जो आपके दुर्ग हैं यहाँ पर पूर्ववर्ती काल के अवशेषों में बसा था, जो आपके सम चतुर्भुजाकार आपके प्रकोटों से सुरक्षित था। दुर्ग के दक्षिणी आधे हिस्से में कच्ची ईंटों से निर्मित 5-6 आपके बड़े चबूतरे भी मिलते हैं। 5-6 आपके बड़े चबूतरे मिलते हैं, ठीक है ना, दक्षिणी आधे हिस्से में। तो ये चबूतरे दक्षिणी आपके हिस्से में हो जाएंगे। और ये आपका परकोटा होगा पश्चिम का, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपके पश्चिमी टीला, जिसमें कुछ धार्मिक अनुष्ठान हेतु आपके प्रयुक्त होते थे। एक चबूतरे पर आपके पंक्तिबद्ध आयताकार कुंडलानुमा 7 अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। एक चबूतरा है, इसे एक चबूतरे में आपकी पंक्तिगत रूप से क्या मिलती है? अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? आपके 7 अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। एक स्नान करने के लिए पक्की ईंटों का फर्श और कुआं मिलता है। एक स्नान करने के लिए क्या मिलता है? फर्श और ईंटों का एक कुआं मिलता है। एक तो फर्श मिलता है ईंटों का और एक कुआं मिलता है। दुर्ग के उत्तरी भाग में आपके अभिजात पुजारी वर्ग के लोग आवास गृह थे। दुर्ग था इसके उत्तरी भाग था, यहाँ पर क्या था? अभिजात पुजारी वर्ग रहता था। निचला नगर की बात करें पूर्वी टीला की, तो कच्ची ईंटों से प्राचीर से सुरक्षित था। ओके। और साथ ही में 360 मीटर इंटू 240 मीटर के परगोटे के अंदर आपकी गलियां, तो 350 इंटू 240 मीटर, ठीक है, 200
360 बाई 240। परकोटे के अंदर गलियाँ थी, उत्तर से दक्षिण और पूर्व की पश्चिम की दिशा में आपके जाल के प्रतिरूप के अवशेष थी और यहाँ पर साधारण बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। इनके भवनों के निर्माण के बारे में बात करते हैं। भवन से संबंधित बात करें तो एक मंजिला होता था, कच्ची ईंटों से निर्मित होता था। ईंटें पकाने के भट्टे के अवशेष नहीं मिलते हैं। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था जिसके 2 या 3 तरफ आपके आवासीय कक्ष होते थे। प्राक हड़प्पाकालीन आपके भवनों के 3x2x1 ईंटों के प्रयोग किया जाता था, जबकि विकसित आपके हड़प्पाकालीन भवनों की 4x2x1, तो 3 की जगह 4 हो गए थे, तथा आपके 3x1.5x0.75 आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाना मिलता है। नगर के भवनों और सड़कों का नियोजन आपके शतरंज के पद्धति के भांति था। भवन थे और सड़क थे, आपके नियोजन कैसे था? शतरंज की पद्धति के साथ भांति था। भवन में छत पर आने जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। मुख्य मार्ग की चौड़ाई आपके 5 से 5.5 मीटर तक थी। छत पर जाने के लिए क्या थी? सीढ़ियां थी। और 5 से लेकर 5.5 की मीटर तक की क्या थी? मुख्य मार्ग थे। भवन से प्रयुक्त ईंटों के माप दुर्ग में प्रयुक्त ईंटों के अनुरूपी थे। भवन में प्रयुक्त जो ईंटों के माप थे दुर्ग में प्रयुक्त ईंटों के अनुरूपी था। फर्श और छतें मिट्टी की बनी थी। कुछ भवनों की फर्शें कच्ची ईंटों और छतें आपके अलंकृत खपेड़लों से भी, किसे? खपेड़लों से भी बनी थी। और इन भवनों की छतें लकड़ी की सहतीरों पर आपके खपड़े डालकर बनाई गई। इन भवनों की छतें आपके लकड़ी के सहतीरों पर खपड़ेल डालकर बनाई गई हैं। इन भवनों की छतें हैं जो सहतीर हैं, सहतीर पर आपके क्या हैं? खपड़ेल डालकर आपकी क्या है? बनाई गई थी। नाली का निर्माण देखें। घरों की सफाई का विशेष प्रबंधन था। गंदे पानी की निकासी के लिए पूरे मकान की लकड़ी व ईंटों की नालियां थी, जिनका पानी मकान के बाहर बने आपके विशेष प्रकार के गड्ढे में गिरता था। नाली निर्माण में देखिए, घरों की सफाई का विशेष प्रबंधन था। गंदे पानी की निकासी के लिए पूरे मकान में लकड़ी की व ईंटों की नालियां थी। पूरे मकान में लकड़ी और ईंटों की आपकी क्या थी? नालियां थी, और पानी मकान के बाहर बने विशेष प्रकार के गड्ढे में जाता था। ठीक है ना। कालीबंगा में मोहनजोदड़ो की भांति पानी के निकासी के लिए नालियों की अवशेष में नहीं मिले। मोहनजोदड़ो की भांति आपके पानी निकालने के लिए नालियों के अवशेष नहीं मिले। पानी ठेठ बाहर निकाल दिया, ऐसे अवशेष नहीं मिलते हैं। कालीबंगा के घरों से पक्की ईंटों से बनी नालियां मिलती हैं। कालीबंगा के घरों से आपकी पक्की ईंटों की नालियां मिलती हैं और लकड़ी से बनी नालियों के अवशेष मिलते हैं। लकड़ी की नाली के अवशेष केवल कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। लकड़ी की नालियां तो केवल और केवल कहाँ प्राप्त होती हैं? लकड़ी की नालियां आपकी केवल और केवल कालीबंगा में ही प्राप्त होती हैं। दुर्ग देखे तो पश्चिमी टीला था आपके 240 × 120, और वो वाला था आपके नगर वाला था 360 × 240 मीटर। पुजारी, अभिजात, आवास, चबूतरे, अग्निवेदिका, परकोटा, कब्रिस्तान वगैरह मिला था यहाँ पर दुर्ग में। और यहाँ पर देखे जाल प्रतिरूप की गलियाँ हैं, लकड़ी की नाली के अवशेष हैं, दोहरे जुते हुए खेत मिलते हैं। दोहरे जुते हुए खेत नगरों में या पूर्वी टीलों पर मिलते हैं। कब्रिस्तान किस पे थे? दुर्ग में मिलता है। अब देखिएगा कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों की महत्वपूर्ण साक्ष्य, उन साक्ष्यों की बात करते हैं। प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य सबसे पहले देखेंगे। प्राक हड़प्पाकालीन, प्राक सैन्य या प्राक हड़प्पा संस्कृति के चिन्ह हैं कालीबंगा में। केवल पश्चिमी टीले के निचले स्तरों से ही प्राप्त होते हैं। पश्चिमी टीले थी, उस पश्चिमी टीले के निचले स्तरों से आपकी प्राक सैन्य या प्राक हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं। और दक्षिणी पूर्वी प्राचीर के बाहर, दक्षिणी पूर्वी जो प्राचीर के बाहर दोहरे जूते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए, जो विश्व के जूते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण है। और ये खेत रक्षा प्राचीर के बाहर दक्षिणी पूर्वी भाग में मिला। किस पे मिला? दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलता है। यहाँ नहीं, ये तो दक्षिणी पश्चिम है। दक्षिणी पूर्वी हिस्से में मिलता है आपके दोहरे जुते हुए खेत क्या रक्षा प्राचीर के बाहर था। खेत की जुताई ग्रिड पैटर्न पर की जाती थी। 2 प्रकार के फसलों को एक साथ उगाया जाता था। संभवतः वो गेहूं था, जौ थी, चावल था, मटर था, चना था। गेहूं, जौ, चावल, मटर, चना। गेहूं, जौ, चावल, मटर और चना। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य, भूकंप आने की क्या थे? प्राचीनतम साक्ष्य थे। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते कालीबंगा से।
मृण पट्टियों पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त होती है और बेलनाकार तंदूर मिलते हैं। बेलनाकार तंदूर मिलते हैं। पूछ सकता है बेलनाकार तंदूर कहाँ से मिलते हैं, तो बेलनाकार तंदूर आपके कालीबंगा से मिलते हैं, कालीबंगा से। मृण पट्टियों पर उत्कीर्ण आपके सींग युक्त देवता के सींग युक्त आकृति के प्राप्त हुए हैं। सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हो रही है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण है। मिट्टी के मोहरे मिली है। नाप तोल के आपके पैमाने कांच के मणके वरे मिलते हैं। नाप तोल के पैमाने मिलते हैं। मिट्टी के मोहरे मिलती हैं। नाप तोल के आपके पैमाने कांच के मनके, नाप तोल के पैमाने मिट्टी के मोहरे। पक्की मिट्टी से निर्मित गाड़ी के पहिए और खंडित बैल की मूर्ति। पक्की मिट्टी है तो पक्की मिट्टी से निर्मित गाड़ी के पहिए मिलते हैं। पक्की मिट्टी से निर्मित गाड़ी के पहिए और खंडित बैल की मूर्ति मिलती है। पशु पक्षियों के आपके स्वरूप वाले खिलौने मिलते हैं। पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने मिलते हैं। सांप, पीठ पात्र या नवेद्य पात्र, ईश्वर को भोग अर्पित करने में आपके काम आने वाला पात्र होता है। सपीठ पात्र या नवेद्य पात्र ये मिलता है। इस काल के लोग चाक के प्रयोग से परिचित थे। करकेतन, बादली पत्थर, ये सब जास्पर के छोटे फलक, गिया पत्थर, तांबड़े पत्थर के मनके मिलते हैं और इकहरे कड़े और हड्डी की सिलाइयाँ मिलती हैं। हड्डी की सिलाइयाँ और इकहरे कड़े मिलते हैं। फल काटने यानी कि करसी के तांबे के औजार मिलते हैं। तांबे के औजार मिलते हैं। कालीबंगा से प्राप्त प्राक हड़प्पा कालीन मृद भांडों को पुराविदों ने 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा है। तो कुल मिला के ये अपने थे प्राक हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं कि पश्चिमी टीले के निचले स्तर पर आपके ज़्यादातर प्राप्त होते हैं और जो अपने दक्षिणी पूर्वी जो प्राचीर थी उसके बाहर दोहरे जूते हुए खेत के अवशेष प्राप्त होते हैं और विश्व में जूते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण है ये कालीबंगा में मिलने वाले। 2 प्रकार की फसलें एक साथ करते थे ग्रिड पैटर्न पे, जिसमें गेहूं, जौ, चावल, मटर, चना मिल सकता है। भूकंप आने की प्राचीनतम साक्ष्य और खेत के विश्व में जूते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण दोनों ही इसमें मिलते हैं। मृण पट्टिका का उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति मिलती है। बेलनाकार तंदूर मिलते हैं। मिट्टी की मोहरें, नाप तोल के पैमाने और कांच के मनके मिलते हैं। पक्की मिट्टी से निर्मित गाड़ी के पहिए और खंडित बैल की मूर्ति मिलती है। पक्की मिट्टी से निर्मित आपकी गाड़ी के पहिए और खंडित बैल की मूर्ति मिलती है। पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने मिलते हैं। जो पशु पक्षी हैं उन पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने मिलते हैं यहाँ से। सपीठ पात्र, नवोदय पात्र मिलते हैं जो ईश्वर के भोग अर्पित करने के काम आते थे और चाक के प्रयोग से परिचित थे। करकेतन, बादली पत्थर, ये सब के छोटे फलक, घिया पत्थर, तांबड़े पत्थर मनके मिले हैं। इकहरे कड़े और साथ में आपके हड्डी की सिलाइयाँ मिली हैं। फल काटने के तांबे के औजार मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त प्राक हड़प्पा कालीन मृद भांडों को पुराविदों ने 6 भागों में बांटा है। अब हड़प्पा कालीन साक्ष्य देखे कालीबंगा के। हड़प्पा कालीन साक्ष्य तो सैंधव लिपि मिलती है। कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान ही थी, दाएं से बाएं की तरफ लिखते थे। मिट्टी के बर्तनों और मोहरों की लिपि पर अवशेष मिलते हैं। मोहरों पर क्या लिपि के अवशेष मिलते हैं? बर्तनों और मोहरों पर, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सर्वप्रथम सैंधव लिपि दाएं से बाएं लिखे जाने का पता चलता है कालीबंगा से। सर्वप्रथम ये पता चलता है कि दाएं से बाएं लिखी हुई है। कहाँ से? कालीबंगा से। बेलनाकार मोहरें मिलती हैं, ठीक है ना, बेलनाकार मोहरें मिलती हैं। बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार तंदूर मिलती हैं, मोहरें भी मिलती हैं। कालीबंगा में मिट्टी की सर्वाधिक मोहरें मिलती हैं। मिट्टी के सर्वाधिक आपके मोहरें मिलती हैं। सिंधु क्षेत्र के बाहर मोहर का व्याघ्र बाघ का अंकन केवल कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। सिंधु क्षेत्र, इसके बाहर अगर देखें तो व्याघ्र का, बाघ का अगर अंकन देखने तो सिर्फ कालीबंगा में मिलता है। यहाँ से मेसोपोटामिया सभ्यता की एक बेलनाकार मोहर मिली है। मेसोपोटामिया सभ्यता है उसकी एक बेलनाकार आपके मोहर मिलती है। यहाँ से प्राप्त एक मोहर पर 2 पुरुषों के भाला लिए हुए दिखाया गया जिनके मध्य एक महिला खड़ी है। यहाँ से आपके लिंग या योनि की चित्रों के मोहर मिली हैं जिसे प्रजनन आपके शक्ति की पूजा का प्रतीक माना गया है। जो प्रजनन शक्ति की पूजा का प्रतीक माना गया है, यहाँ से लिंग और योनि के चित्रों के मोहर भी मिले हैं। अंत्येष्टि क्रिया विधि। कालीबंगा के दुर्ग वाले टीले के दक्षिणी पश्चिम में लगभग 300 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान स्थित है। अंत्येष्टि क्रिया यानी कि आपके कालीबंगा के दुर्ग वाले टीले हुए उसके दक्षिणी पश्चिम में लगभग 300 मीटर दूरी पर आपके कब्रिस्तान मिले हैं। और खेत किस तरफ है? वह दक्षिणी पूर्वी तरफ है।
सब विसर्जन के 37 प्रमाण मिले हैं। कितने? 37 प्रमाण। और कब्रिस्तान 300 दक्षिण पश्चिम में आपके 300 मीटर दूर है। यहाँ से 3 प्रकार के समाधान हैं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। आंशिक, दाह और पूर्ण समाधिकरण। आखिरी 2 तरह के दफन स्थलों से कंकाल के अवशेष नहीं मिले हैं और एक कब्र में कांसे का दर्पण मिला है। एक कब्र में से कांसे का दर्पण मिला है और 2 तरह की जो आखिरी अपनी थी, कौन कौन सी? एक आपके आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार से कंकाल के अवशेष नहीं मिले हैं। शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है यहाँ पर। एक युगल समाधान और आपके अंडाकार कब्र भी प्राप्त होती है। जब बच्चे की खोपड़ी से कितने छिद्र? 6 छिद्र आपके देखने को मिलते हैं। और विश्लेषण से, इस आपके विश्लेषण से पता चलता है कि मस्तिष्क शोध की बीमारी का पता चलता है। यहाँ पर मस्तिष्क शोध की बीमारी का पता चलता है। बर्तन देखें तो लाल रंग की मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं जिन पर काली और सफ़ेद रंग की आपके रेखाएं अंकित हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन पतले और हल्के हैं जिनमें सुंदरता और आपके सुडौलता का अभाव है। देखो कालीबंगा नाम से ही कालीबंगा है, तो यहाँ पर आपकी सुंदरता और सुडौलता तो देखने को ही मिलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर बर्तन है तो लाल रंग की आपकी मिट्टी, लाल रंग की मिट्टी है। ठीक है ना, ये बर्तन। ठीक है, ये आपके बर्तन लाल रंग की मिट्टी के बर्तन कालीबंगा में। क्या दिक्कत है? ओके, अब लाल बर्तन है, इस पे क्या दिक्कत है? इस पे काली और सफ़ेद रंग की आपके रेखाएं अंकित है, काली है और सफ़ेद है। काली रेखाएं हैं, काली के साथ में क्या है? काली के साथ में सफ़ेद भी है। क्या है? काली और रेखा और सफ़ेद रेखाएं। ये किस पे हैं? ये आपके इनके बर्तनों पे हैं, इनके बर्तनों पे है। तो ये इनका बर्तन है। कालीबंगा सभ्यता का बर्तन ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना? ओके, सुडौलता नहीं दिख रही है, ना ही आपको ये सुंदर दिख रहा है। ओके ना? मूर्ति कला देखे, कालीबंगा से मिट्टी के वृषभ, कुत्ते की, भेड़िए की, चूहे की, हाथी की, पंख फैलाए बगुले की 3 मानवाकृतियाँ मिलती हैं। मिट्टी से वृषभ, कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी, पंख फैलाया बगुला, 3 मानवाकृत, ये सारी आपकी मूर्तियाँ मिलती हैं मिट्टी की। और यहाँ से प्राप्त मर्ण मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मूर्ति हैं जो आपके आक्रामक सांड हैं। कौन सा सांड है? आक्रामक सांड है। गेंडा, चीतल, ऊँट की हड्डियाँ मिलती है। गेंडे की, चीतल की और ऊँट की आपकी हड्डियाँ मिलती है। हिरण के सींग भी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, परंतु कुबड़ वाले बैल की आपकी क्या हड्डियाँ अलग मिली है। कुबड़ वाले आपके जो बैल की हड्डियाँ वो अधिक मिली हैं। 7 अग्निवेदिकाएँ मिलती हैं, आयताकार रूप में भी हैं जिसमें पशुओं की हड्डियाँ भी हैं, और एक अग्निवेदिका में गो जातीय पशु और मृग श्रृंग के अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा में दोनों टीलों के आपके चारों ओर सुरक्षा प्राचीरें हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, खिलौना और बैलगाड़ी मिलते हैं। खिलौना बैलगाड़ी मिली है यहाँ पर। तांबे से बने कृषि औजार। कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। गाय के मुख के प्याले मिलते हैं। गाय के मुख के प्याले कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा मिलते हैं। और कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तांबे के बेल मिले हैं। कांसे के दर्पण मिले हैं। हाथी दांत का कंगा मिला है। कांच की मणियाँ मिली है। शतरंज और चौसर की आपकी गोटियाँ मिली हैं। चूड़ियाँ और कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। अंडाकार कुएं मिले हैं। पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं। चाक निर्मित आपके मर्दभांड मिले हैं। अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग देखिएगा। टोंटीदार आपकी प्यालियाँ हैं। चमक पत्थर के लंबे फल हैं। चकमक पत्थर से निर्मित तोलने की बाट है। शंख वलय के आभूषण हैं। असंकित पैमाना है। जंगली आपके पशु गेंडा व चीतल की अस्थियां हैं। कुबड़ वाले बैल की हड्डियां हैं। हिरण के सींग है। कांचली मिट्टी है। एस आकार का जार है। लकड़ी से बना किवाड़ है यानी कि दरवाजा। पैर से चलने वाली चक्की है। टेराकोटे से बने एक पिंजर के पक्षी का मॉडल है। टेराकोटे से बने दूध के पिलाने के लिए बोतलें की मॉडल है। सूती कपड़े के लिपटा हुआ कांसे का उस्तरा है। कांसे का उस्तरा सूती कपड़े से लिपटा हुआ मिलता है। सभ्यता का पतन हो गया 1900 में। 1900 ईसा पूर्वी थी, इसमें हो गया पतन, डबीड़ बच गया।
विद्वान और उनके मत हैं। बीरबल साहनी और आपके गुरदीप सिंह कहते हैं जलवायु में हो गया परिवर्तन। बीरबल और गुरदीप, गुरदीप बीरबल, गुरदीप बीरबल, गुरदीप बीरबल, ये कहता है जलवायु परिवर्तन हो गया। डेल्स कहता है गंगा नदी के मार्ग में परिवर्तन हो गया। डेल्स, डेल्स कहता है डेल्टा, डेल्स किसका, डेल्टा किसका बनता है, नदी का बनता है, तो गगन नदी के मार्ग में परिवर्तन हो गया। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं सूखे के कारण लोग अन्यत्र बस गए। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं सूखे के कारण लोग अन्यत्र बस गए। कालीबंगा सभ्यता का पहला पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा राजस्थान का अपने क्या पहला पुरातात्विक स्थल है, जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार आपके उत्खनन किसका होता है, कालीबंगा का होता है। कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1985 में होती है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। 2009 में यूनेस्को ने कालीबंगा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने कालीबंगा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। कालीबंगा से मोहनजोदड़ो की भांति लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियां नहीं मिलती हैं, ना लिंग की मिलती है, ना मातृशक्ति की मिलती है। यहाँ के लोगों को धार्मिक भावना का पता नहीं चल पाता है। पाकिस्तान के आपके कोटदीज नामक एक पुरातात्विक स्थल की प्राप्त अवशेष कालीबंगा के अवशेष से काफ़ी साम्यता रखते हैं। कोटदीज से पूछ सकता है, कोटदीज से साम्यता कौन रखता है, तो कालीबंगा। हरियाणा में आपके राखी गढ़ी है और गुजरात में धोलावीरा से बाद राजस्थान की कालीबंगा भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। सबसे बड़ा तो है हरियाणा में आपके राखी गढ़ी, फिर है गुजरात का धोलावीरा और तीसरे नंबर पर है कालीबंगा राजस्थान की। कालीबंगा मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति के मुख्य केंद्रों को अनाज, मनके और तांबा भेजा जाता था। हड़प्पा संस्कृति के मुख्य केंद्रों को अनाज भेजते थे, मनके भेजते थे और तांबे भेजते थे। बेलनाकार तंदूरों के साक्ष्य, बेलनाकार जो तंदूर हैं इसके साक्ष्य सभ्यता से संबंधित आपकी ईरान और पश्चिमी एशिया से होने का आपके क्या है, द्योतक है। किससे, बेलनाकार जो तंदूर के साक्ष्य है वो ईरान और पश्चिमी एशिया से होने के द्योतक हैं। कालीबंगा के नगर जो योजना है सिंधु घाटी हड़प्पा नगर के अनुरूपी दिखाई देती है और सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, आनंद किसको मिला, अम्लानंद को। यहाँ केवल केवलू या केलू के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, केलू या केवलू के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन स्थल में 3 टीले मिले, सबसे बड़ा बीच में KLB2 परिपक्व हड़प्पा में, छोटा पश्चिम में है, छोटा किस्म पश्चिम में, KLB1 ये प्रारंभिक हड़प्पा है और सबसे छोटा पूर्व में है जो KLB3 है। स्रोत हैं ASI जोधपुर आपके सर्कल। तो ये आपके हड़प्पा सभ्यता थी, ये सारी हड़प्पा सभ्यता की बातें थी हमारे जो इस वीडियो में देखी। किसकी थी, हड़प्पा सभ्यता की पूरी बात थी, पूरी कथा किसकी थी, हड़प्पा सभ्यता की थी, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता को हमने बहुत अच्छे से देख लिया ना, यहाँ तो हमने देख लिए थे, यहाँ किस तक का रिविजन ही कर दिया। हड़प्पाकालीन साक्ष्य के वापस अगर देखें तो सैंधव लिपि मिलती है, ठीक है ना। बर्तनों और मोहरों पर लिपि के अवशेष मिलते हैं, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कालीबंगा से सर्वप्रथम सैंधव लिपि के आपके दाएं से बाएं लिखने का पता चलता है। बेलनाकार मोहरें मिलती हैं, सर्वाधिक मिट्टी के मोहरें कालीबंगा से मिलती हैं। सिंधु क्षेत्र से बाहर के मोहर और व्याघ्र या बाघ का अंकन केवल कालीबंगा में ही है। यहाँ से मेसोपोटामिया सभ्यता की एक बेलनाकार मोहर मिलती है। यहाँ पर एक मोहर 2 पुरुषों की भील बाला ली हुई आपके दिखाई दिया है, मध्य में एक महिला खड़ी है जो लिंग और योनि के चित्रों को मोहर मिली है यहाँ पर, और प्रजनन शक्ति की आपकी पूजा का प्रतीक माना गई है। प्रजनन जो शक्ति है उसकी पूजा का प्रतीक मानी गई है। अंत्येष्टि क्रिया विधि मिलती है यहाँ पर। दक्षिणी पश्चिम में आपके लगभग 300 मीटर दूरी पर कब्रिस्तान मिलता है। यहाँ से सब विसर्जन की आपके क्या है 37 प्रमाण मिले हैं। 3 प्रकार के शवदान मिले हैं, पूर्ण, आंशिक और दाह। अंतिम के 2 पर आपके दफन में कंकाल के अवशेष नहीं मिले। एक कब्र में कांसे के दर्पण मिला है। शल्य चिकित्सा के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। 6 छिद्र मिलते हैं। बर्तन देखे तो लाल रंग के बर्तन है, काली और धोले रंग की आपकी क्या मत लाइनें हैं और सुंदरता और सुंडोलता का अभाव है। वर्षभ कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी, पंख फैलाए बगुला और 3 मानवाकृत मूर्तियां मिली है मिट्टी की। आक्रामक सांड की मूर्ति मिलती है यहाँ पर जिसका उल्लेखनीय है। और गेंडा है, गेंडे के साथ में आपकी चीतल है और ऊँट है, उसकी हड्डियाँ, हिरण के सींग उत्खनन मिलता है। कुबड़ वाले आपके बेल की हड्डियाँ अधिक मिली हैं। 7 अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। अग्निवेदिका आपके गोजाते पशु मिले हैं। मृग श्रेष्ठ के श्रृंग के अवशेष मिले हैं। दोनों टीलों के चारों ओर आपके सुरक्षा प्राचीर मिलती हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। खिलौना बैलगाड़ी मिलते हैं। तांबे से बने कृषि औजार मिलते हैं यहाँ पर।
कूड़ा डालने के लिए बर्तन था, गाय के मुख्य प्याले थे, तांबे के बेल थे, कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंगा, कांच की मणिया, शतरंज और चौसर की गोटियां, चूड़िया और कुल्हाड़ियाँ, अंडाकार कुएं, पत्थर के सिबिल बट्टे, चाक निर्मित मर्दभांड, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, आपके टोटीदार प्यालिया, चकमक पत्थर के लंबे फल, चकमक पत्थर से निर्मित बोल तो आपके तोलने के बाट, शंख वलय के आभूषण, असंख्यित पैमाना, जंगली पशु गेंडा व चीतल की अस्थियां, कुबड़ वाले बेल की हड्डियां, हिरण के सींग, कांचली मिट्टी आकार का जार, ऐसा आकार का जार हो गया, लकड़ी के बना किवाड़ या दरवाजा, पैर से चलने वाली चक्की, टेराकोटा से बना एक फिंजर, पक्षी का मॉडल, टेराकोट से बने दूध पिलाने का बोतल के मॉडल और सूती कपड़े की बिट्टा आपके जो लिपटा हुआ कांसे का उस्तरा। पतन होता है 1900 ईस्वी पूर्व में। और आपके बिरबल साहनी और गुरदीप कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया। डेल्स कहता है कर नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं सूखे के कारण लोग अन्यत्र बस गए। राजस्थान का पहला पुरातत्व स्थल है जो स्वतंत्रता के बाद आपके उत्खनन किया गया। कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय के स्थान में 1935 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। 2009 में यूनेस्को ने कालीबंगा को विश्व विरासत सूची में डाला। मोहनजोदड़ो की बात यहाँ पर लिंग और मातृशक्ति आदि की मूर्तियां नहीं मिलती हैं। लोगों की धार्मिक भावना का पता नहीं चलता है। पाकिस्तान में कोटदीज नामक पुरातात्विक स्थल से आपके अवशेष कालीबंगा के अवशेष से काफ़ी साम्यता रखते हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी और गुजरात के धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के मुख्य रूप से अनाज, मनके और तांबा भेजा जाता था। बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य सभ्यता का संबंध ईरान और पश्चिमी एशिया से माना जाता है। सिंधु घाटी नगर योजना के अनुरूप ही दिखाई देता है इसके आपकी नगर योजना। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद को जाता है। केवलू या केलू के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन स्थल 3 टीले मिले हैं। स्रोत आपके ऐसे जोधपुर सर्किल है। तो ये कालीबंगा सभ्यता। ओके, तो ये कालीबंगा सभ्यता की बात थी। इस कक्षा में अब कालीबंगा सभ्यता के साथ में आहड़ सभ्यता भी पढ़ेंगे। तो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता इस कक्षा में कंप्लीट करेंगे। तो आहड़ सभ्यता पे आ जाओ, थोड़ी सी रेस्ट मार लो चलती क्लास में ही बिना स्किप किए। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता देखिएगा। आहड़ सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? आहड़ उदयपुर में स्थित है। आहड़ उदयपुर में स्थित है। बच्चे को पता है आहड़ उदयपुर में स्थित है। आप भी बच्चे हो, आपको भी पता है। ओके, नेक्स्ट। उदयपुर से उत्तर पूर्व में उदयपुर है। उस उदयपुर के उत्तर पूर्व से 4 किलोमीटर दूर पर आपके आहड़ कस्बे से बनास की सहायक नदी है आयड़, ऐसे बेड़च के नाम से जानते हैं, इसके किनारे से प्राप्त होते हैं। आहड़ की खोज आपके सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई 1953 में। कब की जाती है? 1953 में। अक्षय कीर्ति व्यास, एक ही व्यास लिख दे, एक ही व्यास, एक ही व्यास। और उसका व्यापक आपके उत्खनन आर.सी. अग्रवाल करते हैं। आहड़ से अपनी बात करें तो एक और आर.सी. अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल 1956 में करते हैं। ठीक है ना। व्यापक उत्खनन तो करते हैं आर.सी. अग्रवाल 1956 में, और खोज करते हैं ए.के. व्यास 1953 में। 1961-62 की बात करें तो एच.डी. सांकलिया है। एच.डी. सांकलिया मतलब हसमुख धीरजलाल ने के निर्देशन में और वी.एन. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। एक वी.एन. मिश्र साहब हो गए और एक आपके एच.डी. सांकलिया हो गए। इनके निर्देशन में आपके क्या किया गया? उत्खनन कार्य किया गया, जिसमें राजस्थान की ओर से आपके पी.एल. चक्रवर्ती ने भाग लिया। राजस्थान की ओर से किसने? श्री पी.एल. चक्रवर्ती ने भाग लिया। तो 1961-62 में एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में, वी.एन. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। राजस्थान की ओर से आपके पी.एल. चक्रवर्ती, राजस्थान की ओर से कौन? पी.एल. चक्रवर्ती ने भाग लिया। तो उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना, मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान के द्वारा कराया गया। उत्खनन का कार्य कौन कराता है? डेक्कन कॉलेज है, डेक्कन कॉलेज पूना, मेलबर्न कॉलेज आपके जो मेलबर्न विश्वविद्यालय है ऑस्ट्रेलिया, और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान। डेक्कन कॉलेज पूना, मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, पुरातत्व संग्रहालय विभाग राजस्थान का संबंध किससे था? आपके जो आहड़ सभ्यता से था। इसी सभ्यता से आपके एच डी क्या
HD कौन से टीवी नहीं, HD सांगलिया का संबंध था। उन्हीं से आपके वी एन मिश्र का संबंध था। उसी से आपके RC अग्रवाल का संबंध था। उससे ही एक के व्यास का संबंध था। पुरातत्वविद HD सांगलिया ने आहड़ या बनास संस्कृति कहा। जो आहड़ और बनास नाम देखते हैं ये आहड़ या बनास संस्कृति HD सांगलिया कहते हैं। आहड़ एक 4000 वर्ष पुरानी 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक सभ्यता है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जिसे कि आपने ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और यह गैर सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता से मतलब नहीं है, गैर सिंधु सभ्यता है और ताम्र पाषाण काल से संबंधित एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। आहड़ ग्रामीण सभ्यता, याद रखना। देखिएगा इसके नाम देखिए, उपनाम है ताम्रवर्ती। ताम्रवर्ती या ताम्रावती नगरी है। ये ताम्र उपकरणों की प्रचुरता के कारण नाम पड़ा। और आघाटपुर या आघाटपुर दुर्ग ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है और 10वीं 11वीं शताब्दी का नाम है। गोपीनाथ शर्मा ने आघाटपुर या आघातपुर कहा। धूलकोट आपके 500 मीटर लंबे धूल के टीले के नीचे आपके स्थित होने के कारण स्थानीय नाम पड़ता है इसका धूलकोट। बनास संस्कृति HD सांकलिया ही कहते हैं और बनास नदी घाटी के विकसित होने के कारण इसे बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। उत्खनन के स्तर देखे, आहड़ बस्ती की पूर्वी दिशा में स्थित धूलकोट मिट्टी के आपके ढके छोटे छोटे टीलों पर आपकी कई खाइयां खोदी गई है, जिनके अनुसार अनुमान लगाया गया कि बस्ती 8 बार बनी और 8 बार उजड़ी। आहड़ जो बस्ती है, आहड़ बस्ती आपकी पूर्व दिशा में स्थित धूलकोट मिट्टी के ढके छोटे छोटे टीलों पर आपकी कई खाइयां हैं वे खोदी गई और जिससे यह अनुमान लगाया गया कि बस्ती 8 बार बनी और 8 बार उजड़ी। आहड़ सभ्यता का उत्खनन 3 चरणों में किया गया। आहड़ सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता का आपके उत्खनन है 3 चरणों में किया गया। कितने चरणों में? 3 चरणों में किया गया। 3 चरणों में किया गया। प्रथम चरण में देखते हैं क्या चीजें। स्फटिक पत्थर से बना चतुष्कोणीय गोल और बेडोल औजार। पत्थर से बने गोले आपकी गदाएं ओकलियां प्राप्त होती है, जो मनुष्य के आपके मानसिक विकास को दर्शाते हुए धातु युग की तरफ ले जाती हैं। तो स्फटिक पत्थर से बने चतुष्कोणीय गोल और बेडोल औजार मिलते हैं। चतुष्कोणीय, गोल और बेडोल, ठीक है ना। और पत्थर से बने गोले, ये तो आपके स्फटिक पत्थर से हो गए। और पत्थर से बने गोले, गदाएं, ओखलियां ये प्राप्त होती है। ये मनुष्य के मानसिक विकास को दर्शाते हुए धातु युग की तरफ ले जाती है। प्रथम चरण। तो दूसरे चरण में आपके ताम्र या कांस्य युग के उपकरण प्राप्त होते हैं, जिनमें तांबे की कुल्हाड़ियां मिलती हैं। तांबे की क्या मिलती हैं दोस्तों? कुल्हाड़ियां मिलती हैं। ये क्या कुल्हाड़ी है? तांबे की कुल्हाड़ियां मिलती हैं, अंगूठियां मिलती हैं, ठीक है ना, चूड़ियां मिलती हैं। ये सारे मिलते हैं आपके किससे? इससे मिलते हैं अपने द्वितीय चरण से। तृतीय चरण से देखिएगा, तीसरे चरण से आपके लाल और भूरे रंग के या लाल या काले चित्रित मर्दभांड प्राप्त होते हैं। मिट्टी से बने पूजा पात्र, मिट्टी से बने पूजा पात्र प्राप्त होते हैं। खिलौने हैं, चूड़ियां हैं, पक्की मिट्टी के आपके छेद युक्त गोलियां हैं, कांच है, सीप है, हड्डियों से बने छेद वाले मनके हैं, मूल्यवान पत्थर हैं जिसमें आपके गोमेद है, मूंगा है, स्फटिक है प्राप्त होते हैं। गोमेद, मूंगा और स्फटिक प्राप्त होते हैं। आहड़ सभ्यता के 3 चरणों में उत्खनन के 8 स्तरों का पता चलता है। आहड़ सभ्यता के 3 चरण के उत्खनन से 8 स्तरों का पता चला है, जिनमें महत्वपूर्ण देखिएगा। 3 चरणों के उत्खनन से 8 स्तरों का पता चलता है आहड़ सभ्यता के। प्रथम स्तर पे मिलता है मिट्टी के आपकी दीवारें हैं, बर्तन है और साथ में पत्थर के ढेर हैं। सेकंड से आपके प्रथम स्तर के ऊपर मिट्टी के आपके कूट कर तैयार की गई दीवारें, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तृतीय में आपके चित्रित बर्तन मिलते हैं, जिसमें आपके लाल भूरे या लाल काले चित्रित मर्दभांड मिलते हैं। लाल और भूरे, लाल भूरे, ठीक है, लाल काले
लाल भूरे काले, लाल भूरे काले यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। पूजा के पात्र, खिलौने वगैरह मिलते हैं, ठीक है ना। मूल्यवान पत्थर, गोमेद, मूंगा, स्फटिक वगैरह मिलते हैं। पक्की मिट्टी के छेद, गोलियां, कांच वगैरह, सीप वगैरह, हड्डियों के बने छेद वाले मनके वगैरह बनते हैं यहाँ से। 3 चरणों में 8 स्तर होते हैं। पहले में आपकी दीवारें, बर्तन, आपके पत्थर के ढेर मिलते हैं। दूसरे स्तर पर आपके ऊपर ही मिट्टी कूट कर दीवारें मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं। तीसरे चित्रित बर्तन है। तीसरा क्या है? चित्रित बर्तन है। थर्ड आपके चित्रित बर्तन है। चतुर्थ क्या है? एक मर्द बाण से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं। वैसे तो तीसरे चरण से मिलती हैं। स्तर कौन सा है? तीसरा है। स्तर कौन सा है? तीसरा है। सॉरी, स्तर चौथा है, चरण तीसरा है। 2 मिलती हैं। इसमें उत्खनन आपके द्वितीय चरण में किया गया था। आर्ट संस्कृति की सभ्यता की अपने संस्कृति और विशेषताएं देखें तो सबसे पहले निवास स्थान देखते हैं। तो आड़ से बने मकानों में धूप की पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। कैसे? धूप से आपकी ईंटें जो पकाई जाती थी उसका उपयोग होता था। और भवनों की जो नींव है, इस भवन की नींव में आपके भरने के लिए शिष्ट पत्थर होते थे, काले पत्थर। तो शिष्ट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। काले पत्थरों का, शिष्ट पत्थर या काले पत्थरों का इस्तेमाल होता था इनके आपकी क्या, नींव भरने के लिए। फर्श का निर्माण चिकनी मिट्टी से पीली मिट्टी से मिलाकर किया जाता था। चिकनी मिट्टी थी, चिकनी मिट्टी के साथ में पीली थी, चिकनी प्लस पीली मिट्टी, पीली से बनाकर आपकी क्या तैयार किया जाते थे? फर्श तैयार किए जाते थे। फर्श तैयार होते थे। भवनों की छतें दोनों तरफ आपकी ढाल वाली होती थी। बांस व केबलू द्वारा ढककर बनाया जाता था। छतों की बात करें तो ढाल, दोनों तरफ ढाल होती थी, ठीक है ना। दोनों तरफ ढाल होती थी जिसपे आपके बांस है और साथ में केबलू है, ये आपके द्वारा ढककर बनाया जाता था। आदिवासी भवन की दीवारों और नींवों को मजबूत और सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए मिट्टी में आपके क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स डाल मिलाकर बने मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो आदिवासी भवन की दीवार थी और नींवों को मजबूत करने के लिए वह सौंदर्यपूर्ण आपको बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज लगाते थे। क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स मिलाकर आपके क्या करते थे? सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। आड़ के अधिकांश मकान आयताकार होते हैं। अधिकांश मकान है जो आयताकार हैं। कमरे का आकार 33 बाई 20 है, देखने को मिलता है। मिट्टी की दीवारों के सहारे चटाई लगाकर कमरे का आपके निर्माण किया गया। पार्टीशन करने के लिए क्या, जो चटाई थी ये चटाई डाल देते थे। बड़े कमरों में बांस की पर्दी, चिकनी मिट्टी आपके चढ़ाकर स्थायी रूप से प्रदान किया जाता था। छोटे कमरों का रूप प्रदान करते थे। बड़े कमरे में बांस की पर्दी यानी कि आपके चिकनी मिट्टी का चढ़ाकर स्थायी रूप से आपको उसको प्रदान करते थे। रसोई के पास से मछली है, बकरी है और रामी हिरण भी खाते थे। आज कहे तो मुंह तोड़ दे, लेकिन पहले खाते थे। गाय की हड्डियाँ है, आज कहे तो मुंह तोड़ दे, पहले खाते थे। आहाड़वासियों की क्या है, मांसाहारी होने की संकेत करता है। हिरण है, गाय की हड्डियाँ हैं, बकरी है, मछली वगैरह मिलते हैं, तो आहाड़वासियों के मांसाहारी होने के संकेत है। मकानों की छत केबलू या केलू से ढकी होती थी। मिट्टी और कच्ची ईंटों से आपके निर्मित भवन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। जो मिट्टी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे वो तो उपलब्ध है नहीं भाई साहब। चूल्हे के बारे में बात करें तो देखिएगा, कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे तथा एक मकान में 6 चूल्हे मिलना संयुक्त परिवार प्रणाली की विद्यमान प्रकट करते हैं। कुछ मकानों में तो 2 या 3 चूल्हे और एक मकान में 6 चूल्हे मिलते हैं। एक में तो 6 और कुछ में तो 2-3। तो ये 6 चूल्हे मिलेगा तो क्या आविष्कार होगा? संयुक्त परिवार होगा। और 2 मुंह के चूल्हे प्राप्त होते थे। यहाँ से प्राप्त एक चूल्हे के मानव हथेली की छाप मिली है, ठीक है ना। तो 2 मुंह के चूल्हे मिलते हैं, यानी कि बहुत लोग बैठकर यहाँ पर चूल्हे पे काम करते थे। फिर मर्द भांड देखें, सबसे अधिक संख्या में यहाँ पर मर्द भांडों की है। सामग्री है, उन सामग्री में सबसे अधिक क्या है? मर्द भांड मिलते हैं। बर्तन थे इन्वर्टेड फायर पैटर्न में थे, यानी कि उल्टी तपाई के। कैसे थे? उल्टी तपाई थी जिन पर सजावट केवल ऊपरी हिस्से पर होती थी। निचला हिस्सा खुरदरा था। सिद्ध होता है कि बर्तन मकान में गाड़ दिए जाते थे। तो मकान में गाड़ दिए जाते थे तो उल्टी तपाई के थे
केवल ऊपरी जो हिस्सा था, इस ऊपरी हिस्से पर आपकी क्या है सजावट होती थी, इस वाले हिस्से में। नीचे वाला तो क्या था, खुरदरा था ऐसे। फिर क्या करते थे, इसे ऐसे जमीन में गाड़ देते थे, लठ गाड़ दे, ठीक है ना, तो ये गाड़ देते थे। तो डिजाइने बनानी है तो इस पे बनाओ। ओके। खुदाई में अनाज के रखने के लिए मृदभांड भी आपके गड़े मिले हैं, जिन्हें यहाँ की स्थानीय बोलचाल में गोरे, बंकोट या कोट कहते हैं। कोट, गोरे और बंकोट कहते हैं। यहाँ से प्राप्त हुए विभिन्न प्रकार के बर्तनों में से इस बात का संकेत मिलता है कि ईसा पूर्व 2000 से 1000 के काल में आड़वासियों का ईरान से संबंध था। किससे संबंध था? ईरान से संबंध था आड़वासियों से। मर्द भांडों में केवल ज्यामितीय अलंकरण से सर्जित कर ग्लेज द्वारा आपके चमकीला बनाया जाता था। किसके द्वारा? ग्लेज के द्वारा। आड़ से प्राप्त बर्तनों में लाल चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता था। किसका? लाल चिकनी मिट्टी। लाल चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल होता था। लाल चिकनी मिट्टी। ये लाल काले, जो लाल काले हैं, तो कृष्णा लोहित मर्द भांडों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कृष्णा लोहित, कृष्णा लोहित, कृष्णा लोहित, कृष्णा लोहित। मुद्राएं और मुहरे देखें तो आड़ में 6 तांबे की आपकी यूनानी मुद्राएं और 3 मुहरें मिलती हैं। तांबे की अपने यूनानी मुद्राएं मिलती हैं और मुहरे कितनी? 3 मिलती हैं। एक मुद्रा में इस आपके त्रिशूल खड़ा हुआ था, एक मुद्रा में त्रिशूल खड़ा हुआ था और दूसरे में खड़ा हुआ यूनानी देवता। एक मुद्रा में आपके त्रिशूल खुदा हुआ मिलता है और दूसरी में क्या खड़ा हुआ? यूनानी है। तो ये खड़ा है यूनानी, जो कि देवता है यूनान का अपोलो, जिसके हाथों में तीर और आपके पीछे तरकस है। यहाँ से आपके मिलने वाली 3 मोहरों पर विहित विष, पलितसा और तातीय मोम तोमसन अंकित है, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। विहित विष, पलित आपके पलितसा और तातीय तोमसन अंकित है। आहड़ में लेपिस आपकी लाजुली है, जिससे बेहतर कि आपके ईरान के संपर्क दिखाता है। लेपिस लाजुली का संबंध आपके आहड़ से था, आहड़ से नहीं, यानी कि इनका संबंध किससे था? ईरान से था। पूजा की थाली मिलती है, थाली गोल है, ये पूजा की एक थाली है गोल सी, चक्के दोनों प्रकार की होती थी, गोल और चक्के दोनों प्रकार की होती थी और दीपक रखने के लिए अलग से आपके खाना होता था, दीपक रखने के लिए। पूजा के थाली में नाग और नागिन और देवता भी आपके क्या थे? देवता भी मिट्टी के बने हुए थे। नाग और नागिन बने हुए थे, ठीक है ना, नाग और नागिन बने हुए थे और मिट्टी के आपके देवता बने हुए थे, ठीक है ना। ये थाली थी इनकी। खिलौने में देखे तो मिट्टी के बेल थे, सींग वाले पशु थे, गेंडा मेंढा, कुत्ते थे, हाथी थे, मनुष्य आकृति के खिलौने थे और घोड़े की कोई मूर्ति नहीं मिलती है। घोड़े की कोई मूर्ति आपके आहड़ से नहीं मिलती। नो घोड़ा, ओनली आहड़। घोड़े में घोड़े की मूर्ति नहीं। यहाँ से प्राप्त बेल की प्रतिमा को पुराविदों ने आपके बनारसियन बुल की संज्ञा दी, जो आपकी क्या है? टेराकोटा से निर्मित है। बनारसियन बुल की संज्ञा दी आपके, जो बेल की प्रतिमा होती है उसे बनारसियन बुल का, जो टेराकोटा से निर्मित है। दीपक और आपके गोलियां हैं, दीपक और गोलियां स्थित हैं। आहड़ में मिट्टी के 6 दीपक मिलते हैं और 54 गोलियां मिलती हैं। 6 दीपक, 54 गोलियां। 4 मूर्तियां मिलती हैं आहड़ में। मानव आकृति की बात करें, 2 आपके नारी मूर्तियां हैं, 1 पुरुष आपके मूर्ति हैं, लेकिन एक मूर्ति का पता नहीं चलता ये क्या है, नारी है कि पुरुष है, कि पुरुष है कि नारी है, कि सारी विच नारी है कि नारी ही सारी है, कि सारी ही नारी है। तो संदेह की स्थिति है। यहाँ से मातृ देवी, बेल की मृण मूर्ति, नारी के दोनों पैर उखड़े हुए पाषाण खंड और जिनका संभवतः धार्मिक महत्व था, धार्मिक महत्व था, धार्मिक महत्व था। मणियां और आभूषण भी मिलते हैं। आहड़ के लोग मूल्यवान पत्थरों से जैसे गोमेद, मूंगा, स्फटिक आदि गोल मणियां बनाते थे, जिन्हें माला में आपके पहना जाता था। किसमें? माला में पहना जाता था। ऊपर सजावट और आपके अलंकरण कार्य भी किया जाता था। आहड़वासियों के आभूषण अधिकांशतः पकी हुई मिट्टी के मणकों से के थे, लेकिन कुछ कीमती पत्थरों के थे। 26 किस्म की मणियां मिलती हैं, 26 किस्म की मणियां मिलती हैं यहाँ पर।
किस नहीं मिलती, किस में मिलती हैं? आहड़वासी तार और मिट्टी से निर्मित आपके कर्णाभूषण और चूड़ियां भी पहनते हैं। आहड़वासी तार और मिट्टी हैं, तार और मिट्टी से भी निर्मित आपके कर्णाभूषण और चूड़ियां पहनते थे। पकी हुई मिट्टी के मणके मिलते थे, लेकिन कुछ कीमती पत्थर भी थे। हाँ, यहाँ पर है। आहड़वासी कृषि के हिसाब से देखें, गेहूं है, ज्वार है, चावल की खेती करते थे। गेहूं, ज्वार, चावल। यहाँ प्राप्त होने वाले बड़े बड़े मृदभांड और अन्न पीसने के पत्थर सिलबट्टा से भी यह प्रमाणित होता है कि लोग कृषि कार्य करते थे। लोग क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। यहाँ पर सिलबट्टे मिले हैं, ठीक है ना। एक बड़े कमरे में बड़ी भट्टियाँ मिली हैं, बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिली है एक बड़े से कमरे में। पता चलता है कि सामूहिक आपके भोज भी हुआ करते थे। आहड़ निवासी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में प्रथम कर सकते दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इस इलाके के आपके प्रथम किसान थे ये के लोग। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये आहड़ निवासी कृषि से परिचित है और पुरातत्वविद विष्णु मैत्र थे। उनके अनुसार आहड़ में वर्तमान देहरादून से प्राप्त होने वाली उच्च कोटि के चावल के समान चावल पैदा होते थे। विष्णु मैत्र कहते हैं भाई साहब कि देहरादून से जो प्राप्त होने वाले उच्च कोटि के चावल हैं उनके समान यहाँ पर चावल होते थे। व्यवसाय में देखें तो प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय के अनुमान लगाया जाता है। उत्खनन से जो ठप्पे प्राप्त हुए हैं उनसे रंगाई छपाई व्यवसाय का अनुमान लगाया जैसा तोल के बाट है, सिलबट्टा मिलना है, ये वाणिज्य व्यवसाय की उन्नति की ओर संकेत देते हैं। आहड़ में तांबे गलाने के 2 यंत्र प्राप्त हुए हैं। तांबे गलाने के 2 यंत्र प्राप्त होते हैं, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि तांबा गलाना और ताम्र वस्तु बनाना इनका महत्वपूर्ण व्यवसाय था। पशुपालन भी ये आपके अर्थव्यवस्था का एक आधार था। मृतक संस्कार विधि देखे तो आहड़वासी अपने मृतकों को आभूषणों के साथ गाड़ते थे। मृतक के पैर दक्षिण में और आपके सिर उत्तर में था। तो ये उत्तर की तरफ सिर और पैर किस तरफ? पैर थे दक्षिण की तरफ। मकानों से पानी निकालने के लिए 15 से अपने 20 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी के अपने जो गड्ढे थे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख देते थे। पानी आपके सोखने का गड्ढा आपके शोषण पात्र बनाया जाता था और इस पद्धति को चक्रकूप कहते थे। क्या कहते थे? चक्रकूप कहते थे। तो ये मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका लगा लगा कर ऐसे या फिर पानी का खलासा कर देते थे। यहाँ से पत्थर के सिलबट्टे, तांबे के 6 छल्ले, तांबे की 3 चूड़ियाँ, तांबे का 1 चाकू, पत्थर के 1 टुकड़े पर आपके नारी के 2 पैर उकरे हुए मिलते हैं। इससे संबंधित यहाँ पर इस संस्कृति से संबंधित स्थल देखें तो आहड़ है, बालाथल है, भगवानपुरा है, महाराज की खेड़ी है। महाराज की खेड़ी, भगवानपुरा, बालाथल और आहड़ ये सारे उदयपुर के हैं। और एक गिलोंड है और आपके पंचमता है, तो ये राजसमंद से संबंधित थे। गिलोंड, पंचमत्ता और ये आपके राजसमंद से थे। और ओजियान और छत्रीखेड़ा ये भीलवाड़ा से संबंधित थे। इनके सारों का संबंध आहड़ से था। आहड़, बालाथल, भगवानपुर, महाराज की खेड़ी, उदयपुर। गिलोंड और पंचमता ये आपके हैं राजसमंद, ओजियाना और आपके छत्रीखेड़ा है भीलवाड़ा। आहड़ संस्कृति का व्यापक और विस्तार आपके गिलोंड है, बालाथल है, भगवानपुरा है। भगवानपुरा तो वैसे उदयपुर में, बागोर है, ठीक है ना। और पंचमता है, ओजियाना है, बुरिया है, खींगाखेड़ा है, आपके ऊंचा कोदूकोटा, अमली है और हिंगवानियों है, उन्माद है, नागोली है, जाडोल है, बेसुरा है, देपुरा, कारलिया है, मतून है, उमरा है आदि आपके अन्य आसपास के पुरातात्विक आहड़ संस्कृति के स्थल प्राप्त होते हैं। इस संपर्क आपके नवदा टोली मध्य प्रदेश, आगदा मध्य प्रदेश, एरन मध्य प्रदेश, कायथा मध्य प्रदेश और कच्छ गुजरात तक था, ठीक है ना। तो ये आहड़ सभ्यता यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद सभ्यता आएगी वो गिलोंड सभ्यता आएगी। आहड़ सभ्यता का हमने निपटारा कर दिया है। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता, ये से देखो हमने आहड़ सभ्यता देखी। ये जो उदयपुर के उत्तर पूर्व में 4 किलोमीटर दूर आहड़ कस्बे के बनास की सहायक नदी आयड़ या बड़िच के किनारे पर स्थित है। अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में आपके पिछली पहली बार इसकी खोज करते हैं और इसका व्यापक उत्खनन करते हैं RC अग्रवाल 1956 में। 1961-62 में आपके HD साकलिया और आपके VN मिश्र के निर्देशन में उत्खनन कार्य करते हैं और राजस्थान की ओर से आपके PL चक्रवर्ती भी भाग लेते हैं। इसके उत्खनन में डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान शामिल थे। पुरातत्वविद HD सांकलिया ने इसे आहड़ या बनास संस्कृति कहा और आहड़ एक 4000 वर्ष पुरानी संस्कृति थी। 2000 ईस्वी पूर्व से 12वीं ईस्वी पूर्व तक थी और ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता। एक गैर सिंधु सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता थी।
ताम्रवर्ती नगरी या ताम्रावती, ये ताम्र उपकरणों की प्रचुरता का कारण। और आघाटपुर या आघाटपुर दुर्ग है, ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 10वीं-11वीं शताब्दी का नाम था। धूलकोट 500 मीटर लंबे धूल के टीले के नीचे स्थित होने के कारण ये नाम पड़ा। बनास संस्कृति एच.डी. सांकलिया के अनुसार बनास नदी के आपके विकसित होने के कारण। उत्खनन स्थल है आहड़ बस्ती के पूर्व की दिशा में आपके स्थित धूलकोट, मिट्टी से ढके छोटे छोटे टीलों पर कई आपके जो खाइयाँ हैं ये खोदी गई और इसके अनुमान लगाया गया कि बस्ती 8 बार आपके बनी और 8 बार उजड़ गई। 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में हमने देखा स्फटिक के पत्थर से बने चतुष्कोणीय गोल बेडोल औजार, पत्थर से बने हुए गोल गदाएं औकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, मनुष्य के मानसिक विकास को आपके दर्शाती हैं, धातु युग की तरफ ले जाती हैं। सेकंड चरण में आपके ताम्र या कांसी युग के उपकरण मिलते हैं, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, आपकी चूड़ियाँ शामिल होती हैं। तीसरे में लाल भूरे या लाल काले चित्रित मर्दभांड मिलते हैं, मिट्टी से बने पूजा पात्र मिलते हैं, खिलौने और चूड़ियाँ मिलती हैं। पक्की आपके मिट्टी की छेद युक्त गोलियां में कांच सीप हड्डियों से बने छेद वाले मनके हैं, मूल्यवान पत्थर हैं, गोमेद मूंगा स्फटिक वगैरह। 3 चरणों में उत्खनन में 8 स्तरों में होता है। पहले में आपके मिट्टी की दीवारें, बर्तन और पत्थर के ढेर। दूसरे में उसके मिट्टी के ऊपर आपके कूट कर तैयार की गई दीवार, मिट्टी के बर्तन। फिर तीसरे में चित्रित बर्तन मिलते हैं और चौथे में एक मर्दभांड से 2 तांबे की आपकी कुल्हाड़ियाँ प्राप्त होती हैं और इसका उत्खनन द्वितीय चरण में होता है। निवास स्थान हमने देखा, आड़ के बने आपके मकान थे, धूप में पकाई गई ईंटों से बनते थे। भवनों की नींव में आपके श्रेष्ठ पत्थर या काले पत्थर डाला जाता था। फर्श में आपके चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी का बना कर करते थे, इनका मिश्रण बना के करते थे। भवनों की छतें थी, उसमें आपके दोनों तरफ ढाल होती थी, बांस और केवलू की आपके ढक्कर बनाई जाती थी। आहड़वासी भवनों की दीवारों और नींवों को मजबूत और सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए अपने क्या करते थे, क्वार्ट्ज के टुकड़े थे और चिप्स ये डालकर आपके सम्मिश्रण तैयार करते थे। अधिकांश मकान आयताकार हैं, बड़े कमरे का आकार 33 बाई 20 फुट है और मिट्टी की दीवारों के सहारे चटाई लगाकर आपके कमरों का पार्टीशन करते थे। बड़े कमरों की आपके बांस की पर्दी लगा देते थे और चिकनी मिट्टी आपके चढ़ाकर स्थायी रूप इनके प्रदान कर दिया जाता था। छोटे कमरों का रूप प्रदान मिलता था। रसोई के पास आपके मछली, बकरी, हिरण, गाय की हड्डियाँ मिलती हैं, तो ये इनके मांसाहारी होने का संकेत है। छतें केवलू या केलू की ढकी होती थी। मिट्टी और कच्ची मिट्टी से निर्मित भवन वर्तमान में इनके उपलब्ध है नहीं। चूल्हे इनके आपके 2-3 चूल्हे मिलते हैं कुछ मकानों में और एक मकान में 6 चूल्हे मिलते हैं जो संयुक्त परिवार की आपकी बातें करता। 2 मुंह के चूल्हे मिलते हैं, मानव हथेली की छाप मिलती है उस पर। मर्दभांड के बारे में बात करें, सबसे अधिक मर्दभांड मिलते हैं यहाँ पर बाकी सारी सामग्रियों की तुलना में। बर्तन उल्टी तबाई के थे, सजावट केवल ऊपरी भाग में करते थे, निचला हिस्सा आपके खुरदरा रहता था और जमीन में गाड़ा रहता था। अनाज रखने के मर्दभांड भी आपके गड़े होते थे जिन्हें गोर, बंकोट, कोट वगैरह कहते थे। 2000 से आपके 1000 ईस्वी पूर्व के काल में आहड़वासियों का ईरान से संबंध था। इन्हीं आपकी चीजों से, बर्तनों से पता चलता है। आहड़ के मर्दभांडों को केवल ज्यामितीय अलंकरणों से सर्जित कर इन्हें गलेजी द्वारा आपके चमकीला बनाया जाता था। लाल चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते थे और लाल काले जो कृष्ण लोहित आपके मर्दभांडों की संस्कृति का प्रमुख इसके केंद्र था। 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं मिलती हैं। कौन सी यूनानी मुद्राएं मिलती है? 3 मोहरें प्राप्त होती हैं। यूनानी मुद्राएं आपके 6 तांबे की और 3 मोहरें प्राप्त होती हैं। एक मुद्रा में त्रिशूल खुदा हुआ मिलता है और दूसरे में आपके खड़ा हुआ यूनानी देवता अपोलो मिलता है। ये आपके हार्डवेयर से संबंधित है, जिसके हाथों में आपके तीर और आपके पीछे तरकस है। यहाँ से मिलने वाले 3 मोहरों को आपको विहित, विष, आपके पलित सा और तातीय तोमसन ये अंकित अर्थ है जिसका स्पष्ट पता नहीं है। आहड़ में आपके लेपिस लाजुली हैं, ये प्राप्त होती है जिससे आपके ईरान के संपर्क होने का पता चलता है। पूजा की थाली मिलती है जिसपे नाग बने हुए हैं, एक दीपक अलग से आपके रखने का एक स्थान से बना हुआ है और मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है देवता की। खिलौने हैं, खिलौने में बेल हैं, सींग वाले पशु हैं, मेंढा है, गेंडा है, कुत्ते हैं, हाथी है, लेकिन घोड़े की आपको मूर्ति आहड़ में कहीं नहीं मिलती है। बनासिन बुल कहते हैं आपके बेल की जो प्रतिमा उसे, और टेराकोटा से निर्मित है। आहड़ में 6 दीपक और 54 आपके गोलियां मिलती हैं। 4 मूर्तियां मिलती हैं आपके मानवाकृत की, एक पुरुष की है, 2 नारी की, एक का पता नहीं है कि है कौन। मातर देवी बेल की मृण मूर्ति, नारी के दोनों पैर उखरे हुए पाषाण खंड आपको प्राप्त होते हैं जो संभवतः धार्मिक महत्व के थे। आहड़ के लोग मूल्यवान पत्र से जैसे गोमते, मूंगा, स्फटिक आदि की गोल मणियां बनाते थे, माला में पहना करते थे, ऊपर सजावट और अलंकरण के कार्य भी करते थे। आहड़वासी आभूषण का अधिकांश आपकी पक्की मिट्टी के मणकों के थे, लेकिन कुछ कीमती पत्थर के भी थे। 26 किस्म के मणिये थे। तार और मिट्टी से निर्मित आपके कर्णाभूषण और चूड़ियां पहनते थे। ये आहड़वासी कृषि के लिए आपके गेहूं, ज्वार, चावल की खेती करते थे। बड़े बड़े मर्दभांड और अन्य पसीने के पत्थर से सिलबटों से ये प्रमाणित होता है कि लोग कृषि कार्य करते थे। एक बड़े कमरे में बड़ी बड़ी भटिया थी, सामूहिक भोज का पता चलता है।
आहड़ निवासी दक्षिण पश्चिमी आपके राजस्थान के प्रथम कृषक थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ निवासी कृषि से परिचित थे। विष्णु मैत्रेयी के अनुसार आहड़ में वर्तमान देहरादून से जो प्राप्त उच्च कोटि के चावल हैं, इनके समान चावल पैदा होते थे। व्यवसाय में देखें तो यहाँ प्राप्त जो ठप्पे हैं, यहाँ की रंगाई छपाई का व्यवसाय का अनुमान पता होता है। तोल के बाट मिलते हैं, सिलबट्टा मिलना है, वाणिज्य व्यवसाय की उन्नति के संकेत करता है। आहड़ से तांबा गलाने के 2 यंत्र प्राप्त होते हैं, संकेत है कि तांबा गलाने और तांबर वस्तु बनाने की इनका महत्वपूर्ण व्यवसाय था। पशुपालन भी आपके आहड़वासी की अर्थव्यवस्था का आधार था। मृतक आपके संस्कार की विधि, तो आहड़वासी अपने मृतकों को आभूषणों के साथ गाड़ते थे। मृतक के पैर दक्षिण और सिर आपके उत्तर की तरफ रखा जाता था। पोषण आपके शोषण पात्र भी 15 से 20 फुट आपके गड्ढा करके मटके से मटका रखकर चक्र को तैयार किए जाते थे। यहाँ से पत्थर के सिलबट्टे, तांबे के 6 छल्ले, तांबे की 3 चूड़ियाँ, तांबे का 1 चाकू, पत्थर के 1 टुकड़े को नारी के 2 पैर उखरे हुए मिलते हैं। हमने इससे संबंधित आपके आहड़, बालाथल, भगवानपुरा आपके महाराज की खेड़ी, उदयपुर, किलोंद और पंचमता, राजसमंद, ओजना, छतरी, खेड़े, ये भीलवाड़ा से संबंधित देखे। और ये हमारे आहड़ सभ्यता और ये कालीबंगा सभ्यता इस क्लास में हमने पढ़ लिया। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।